हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्ज़ाम पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज चलते आ रहा है, जो क्लास 6 का कंप्लीट करके क्लास 7 में आ गए हम लोग। क्लास 7 का 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया और ये आज 5वां और 6ठा चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग पहले एक बार बुक को पढ़िए, फिर यहाँ पर आकर वन लाइनर बनाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बिना बुक पढ़े वन लाइनर मत लगाइएगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर समझ में आने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको एक बार बुक पढ़ना ज़रूरी है। और सारे एग्ज़ाम को देखते हुए जो है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी हर हालत में ज़रूरी है। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो हम एनसीईआरटी का ही वन लाइनर लगाएंगे। चलिए, क्लास का 5वां चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो हम लोग देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कहता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, कागज़ को फाड़ना क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होना, ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वापस उसी चीज़ में बन जाए, मतलब जैसे कागज़ है, मान लीजिए पेपर है, इसको फाड़ दिए दो टुकड़ा में, फिर यहाँ पर तो पेपर ही रह जाएगा ना। और इसको जला दिए तो जल के दूसरे दूसरे पदार्थ बन गए, तो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बस वही चीज़ है, इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहते सभी भौतिक परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। नहीं, रासायनिक परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में तो नए पदार्थ ही बनता है। भौतिक परिवर्तन में ना जो होता है वो उसी का जो बदल के उसका कोई रूप बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समानता होते हैं, उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। किस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। मोम का गलना। मोम का गलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। मान लीजिए मोमबत्ती है, यहाँ पे गल रहा है तो फिर गल के तो मोम में बनेगा, ये भी मोम है, यहाँ भी मोम है, क्या भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे जलता, जलना रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें कभी कभी आ जाएगा ना जलना और गलना, तो इस मोमबत्ती में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। देखिए जल रहा है तो जब मोमबत्ती जलाइएगा तो मोम गलेगा, मोम गलेगा तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और जल रहा है तो वो खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ दूध है, अब दूध से दही बन गया तो फिर वापस दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती को जलाना, जो ऊपर समझाए थे वही है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, पदार्थ का किण्वन। पदार्थ का किण्वन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लकृत जल का जो वैद्युत अपघटन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा नहीं। कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन खट्टा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, इसमें किसका सामान्य उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कहता है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अथवा सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, डिपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघला दीजिएगा पानी बन जाएगा, पानी को फिर जमा दीजिएगा बर्फ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। वही भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें विचार करना का। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन समाप्त हो जाएगा तो फिर ओजोन नहीं बन पाएगा दोबारा ना, जो समाप्त हो जाएगा वो। ओजोन परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेती है।
कर लेती है, दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। फिर कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, रासायनिक परिवर्तन है, ऊपर भी पढ़े थे हम लोग। लवण जल जंग लगने के की दर को बढ़ा देता है। हाँ, सही है। लवण जल जो है सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर क्या होता है, मतलब जंग लगने की दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दोनों इसमें भी सही हो जाएगा। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। अमाप जैसे पेपर, अब इसको यहाँ से एक टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा बीच से कर दिया, सब पे अमाप हो गया, इसका कुछ माप नहीं है। वही बात है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे, तो इसमें किस रंग की पदार्थ की प्रजनन होती है, भूरे। जंग कैसा होता है, भूरे होता है ना। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्षारक है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में खोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ किससे बनने के कारण होता है, आयरन सल्फेट के कारण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण दुधिया हो जाता है, COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, CO2 के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है, जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कहता है भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है भोजन का पाचन। अंगूरों का किण्वन किस परिवर्तन के कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। औषधि किस अभिक्रिया को की श्रृंखला का अंत्य उत्पाद होती है, रासायनिक। प्लास्टिक और अपमार्जकों डिटर्जेंट किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक। किसी भी पदार्थ का जलना एक परिवर्तन है, रासायनिक। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। इसका जो है ना एक ट्रिक मतलब जो होता है, NiFeCr, क्रोमियम, लोहा, निकेल ज़्यादातर इसमें होता है स्टेनलेस स्टील में। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है, समुद्र समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाष्पन का प्रयोग किया जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रबर बैंड का खींचना। रबर बैंड का खींचना क्या, भौतिक परिवर्तन। अब रबर बैंड को यहाँ था, इतना था, तो खींच के यहाँ कर दे, फिर सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन पुनः अपना वापस अवस्था में लौट जाता है। क्रिस्टलीकरण डैश का उदाहरण, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर का घुलना। कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, वाष्पीकरण। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्पन द्वारा। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन के उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना है, भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों ये 5वां चैप्टर था। इसी वीडियो में हम 6ठे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए इसी में देखते हैं अगले 6ठे चैप्टर को। 6ठा चैप्टर है जीवों में श्वसन। चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित रहता है जिसमें ऐंठन होती है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की पेशियों में ऐंठन होती है। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में। एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है किसमें, अवायवीय श्वसन में होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंतःशोषित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21 तथा 16.4%। देखिए कहता है शोषित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लेते हैं कितना, 21% ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते कितना, 16.4%। वही दिखा रहा है। मानव शरीर को कौन सी वक्ष गुहा से अलग करता है, डायफ्राम जो मानव शरीर को वक्ष गुहा से अलग करता है, डायफ्राम। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 18 प्रति मिनट होती है। उच्छ्वसन के समय पसलियां जब उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है, पसलियां नीचे की ओर गति करती है उच्छ्वसन में। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, सही है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, सही है। वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, सही है। मेंढक जो है त्वचा और फेफड़ा दोनों से शोषण करता है, ठीक है। जमीन पर रहेगा तो त्वचा से, जल में रहेगा तो फेफड़े से। कहता है कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही है। जीवन की सबसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका ही है, वही पूछा गया है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ये भी याद रखेंगे, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कहलाता है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन भी विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम कहलाता है अवायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। क्या होता है, कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों की जाल को क्या कहते हैं, श्वसन प्रणाल कहते हैं कीटों में। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अवायवीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट किस रूप में शोषण करते हैं, अवायवीय। अंतः शोषण के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है डायफ्राम। तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अंतः शोषण शोषण मतलब जो अंदर की तरफ सांस ले जाता है, डायफ्राम कहाँ गति करता है, नीचे की ओर गति करता है। हमारी पेशी कोशिका किस रूप में शोषण कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है, अवायवीय जीव की जगह। कौन सा प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, तो अवायवीय श्वसन। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद अपनी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, अवायवीय श्वसन के कारण जो ऐंठन होती है वही लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद, यहाँ पे छूट गया, करने के बाद पेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑक्सीजन से समित वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड समेत वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्छ्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी क्या कहलाती है, श्वसन दर। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं, रंध्र। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाया जाता है, तो रंध्र पाया जाता है। किसी जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है, ईस्ट में। किस जीव में, फेफड़े स्थित है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा पार्श्व में घिरी होती है, पसलियों से वक्ष गुहा घिरी होती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायफ्राम। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है, पिंजर, पसली पिंजर होता है। अंतः श्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करती है, अंतः श्वसन ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ देगा। परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, तो विलियम हार्वे किए थे। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किसमें खंडित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में खंडित हो जाता है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है, रंध्र। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, अवायवीय जीव कहलाते हैं। अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से दर्द कम हो जाता है, क्योंकि रक्त का संचरण बढ़ने से, लैक्टिक अम्ल पिघलने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से सभी हो जाएगा। नासा गुहा से वायु श्वास नली में से होकर किसमें प्रवेश करती है, फेफड़ों में। कहाँ प्रवेश करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है।
अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर कितनी देर तक बढ़ सकती है? अधिक व्यायाम श्वसन दर कितनी 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाएगा। अंतः श्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले किस में जाती है? नासा गुहा में जाती है। नथुनों मतलब नाक। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? बढ़ जाता है। केचुआ में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। केचुआ जो है त्वचा से ही सांस लेता है ना। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेते हैं? क्लोम के द्वारा, गिल्स गलफरा। कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल क्या कहलाता है? श्वास प्रणाल कहलाते हैं कीटों में। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन। पहला क्वेश्चन वही रिपीट कर गया है। मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? डायफ्राम। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। किस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है? निश्वासन के कारण। किसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है? क्या कहलाती है? तो उच्छ्वसन। शरीर के अंदर रुधिर उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तब पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन कहते हैं। दोस्तों ये हो गया 5वां और 6वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल वाले वीडियो में आएगा जो 7वां और 8वां चैप्टर होगा। अब 2 या 3 वीडियो इसका आएगा जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 का। फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी देखेंगे साइंस का भी हम लोग। 10वां तक अभी चलेंगे एनसीईआरटी साइंस को, ठीक है, लेकर। फिर उसके बाद आगे इस सबका जो है एक मेगा टेस्ट के रूप में जो है सबका 100 क्वेश्चन अलग से निकाल कर दिया जाएगा। और ये सारे एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए एनसीईआरटी जो है साइंस अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और अच्छे से लगा। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।